Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Texties, another podcast. Today we have very special guest, Mr. Badr Munir. Mr. Badr Munir, uh, जो है गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उसके ऑनररी वार्डन हैं जो पंजाब के, और वाइल्ड लाइफ में बहुत काम कर रहे हैं। हम आज इनसे जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि हंटिंग टूरिज्म का फ्यूचर है पाकिस्तान में, इसका स्कोप क्या है। जब हंटिंग टूरिज्म की बात की जाती है तो इसका वाइल्ड लाइफ को बेनिफिट क्या है। हम जो भी बात करेंगे ये सारी लीगल हंटिंग के टर्म्स में होगा। हम लोग बहुत सी ऐसी टर्म्स है जो हंटिंग के अंदर यूज की जाती है, जिसको बिग सेवन, ट्रॉफी हंटिंग, इस किस्म की टर्म्स के बारे में जानेंगे आज मिस्टर बदर मुनीर साहब से। सर, बाय द वे, बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने आज टाइम निकाला, अपने कीमती स्केड्यूल के अंदर से इस पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया हमें। थैंक यू। मिस्टर बदर मुनीर सर, आप जब आपकी बात की जाती है तो आप ऑनररी वार्डन भी हैं, आपका एक बिजनेस कैरियर भी है, आप सीईओ हैं उसके सीजन कोला के, आपकी एक फैमिली हिस्ट्री भी है जब बिजनेस की बात की जाती है। तो सर, आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करते हैं? आप बिजनेसमैन हैं, आर यू अ वाइल्ड लाइफ लवर, क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ से भी बहुत प्यार है, तो आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बिजनेसमैन हूँ और बाय बर्थ बाय फैमिली बिजनेस से मेरा ताल्लुक है। मेरी तमाम फैमिली का ताल्लुक डिफरेंट बिजनेसेस के साथ रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर के साथ, एडिबल ऑयल के साथ। और उसके बाद मुझे कंजर्वेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने वाइल्ड लाइफ पे काफ़ी काम किया और पिछले 20 साल से मैं वाइल्ड लाइफ पर काम कर रहा हूँ। और उसी पे मुझे तीसरी दफा ऑनररी गेम वार्डन पंजाब भी बनाया गया है। और ये चीजें देखते हुए कि एक बंदा काम कर रहा है और बेलॉस काम कर रहा है और वो अपनी फील्ड को समझता भी है और डिलीवर भी कर रहा है, तो ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है। बहुत, आई थिंक, एक बहुत एजाज की बात है कि आप थर्ड टाइम ऑनररी वार्डन है पंजाब के। फिर टूरिज्म की बात की जाती है तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक नैरेटिव बिल्ड किया था इस गवर्नमेंट में आने से पहले, वो पावर में आए थे, कि टूरिज्म उनका एक मेजर, एक वाइटल, एक अहम जुज होगा, टूरिज्म को वो प्रमोट करेंगे। जब हम पाकिस्तान के अंदर हंटिंग टूरिज्म की बात करते हैं तो हंटिंग टूरिज्म का आप क्या फ्यूचर देखते हैं, लीगल हंटिंग टूरिज्म का पाकिस्तान के अंदर? उस तरह इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान की और वाइल्ड लाइफ के ऊपर? क्योंकि जब हंटिंग टूरिज्म की बात की जाती है इसका वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या इम्पैक्ट हो, ताकि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर हो। देखिए जी, ये इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है टूरिज्म के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ट्रॉफी हंटिंग, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, इन इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है। और आप जो ट्रॉफी हंटिंग वगैरह करवाते हैं उससे आपके मुल्क में फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है। प्लस ये कि जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं, जो कि हम पिछले सालों में बहुत मुश्किल वक्त हम पर गुजरा है। और आपको पता है कि बेशुमार शहादतें भी हुई और हम हालत जंग में रहे और हमारे ऊपर बड़े लेबल्स लगे रहे कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ मुल्क नहीं है और वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। लेकिन आज आप ये देखें कि दुनिया चेंज हुई है और आज दुनिया में पाकिस्तान एक नए नाम के साथ उभर रहा है। और जो कि हम एक आइसोलेटेड हुए थे, उस आइसोलेशन से हम बाहर आ गए। तो हमारे पीएम का विजन है इसके ऊपर बहुत क्लियर है, टूरिज्म के ऊपर। और टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है पाकिस्तान में। समुद्रों से लेकर, रेगिस्तानों से लेकर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। अब उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उनको उजागर करने की जरूरत है। और बाकी मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान का टूरिज्म में।
और ये जल्दी हम समझते हैं कि काफी बेहतर हो जाएंगी चीजें, क्योंकि अब ये कोविड जैसे कि पिछले 6 महीने से हम कोविड से जंग कर रहे हैं, अब हालात नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटीज को मिला के कुछ हम नए नेशनल पार्क्स बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ ट्रॉफी हंटिंग एरियाज डिक्लेयर करने जा रहे हैं, फिर प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स वो उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि साउथ अफ्रीका का मॉडल आए और मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान को विजिट करें। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि और वाइल्ड लाइफ पार्क्स होंगे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी रेवेन्यू जनरेशन की। और वैसे भी पाकिस्तान एक हेवन है अगर टूरिज्म की बात की जाए। हमारे पास किसी चीज किसी रिसोर्सेज की किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो सर आगे फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हंटिंग टूरिज्म में यूज की जाती हैं, ट्रॉफी हंटिंग और लीगल हंटिंग। मैं चाहता हूँ कि ये आप थोड़ा सा बताएं कि ट्रॉफी हंटिंग होता क्या है, लीगल हंटिंग क्या चीज होती है। देखिए जी, ट्रॉफी हंटिंग और लीगल हंटिंग को जानना बहुत जरूरी है। और इस दो दो सवालों को लेकर बहुत सी गलत टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। जो लीगल हंटिंग है उसका मतलब है कि कानूनी शिकार, जो हुकूमत आपको इजाजत दे कि आप इस जानवर का या इस परिंदे का शिकार कर सकते हैं, और वो इस तादाद में है कि वो थ्रेटन नहीं है। और उसके बाद दूसरी जो ट्रॉफी हंटिंग वाली बात है, ट्रॉफी हंटिंग में ये होता है कि जो जानवर अपनी उम्र पूरी कर चुका होता है, सिर्फ उसी को शिकार किया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई जानवर देखा, कोई हुड़ियाल देखा, कोई मारखोर देखा और आपने उसको मार दिया। आप उसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी एज के आखिरी हिस्से में है। आपके साथ लोकल प्रोविंस के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर उस कम्युनिटी के लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि जी ये जानवर बड़ा है और ये 6 महीने में या साल में ये मर जाएगा। और उस जानवर को मारना जरूरी होता है। अगर उसको हम ना मारें तो वो आगे ब्रीडिंग प्रोसेस को स्लो करता है। जैसे कि हुड़ियाल है, वो एक मेल 25-30 फीमेल्स के साथ रहता है, और जो मेन बड़ा नर होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है और मेटिंग के काबिल नहीं रहता और ब्रीडिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, यंग्स मेल को वो नजदीक नहीं आने देता, उनको वो मारता है। तो उस मेल को निकालना ये कुदरत का एक तरीका है कि उस मेल को उस हर्ड से अलहदा करना है। तो शिकारी हमेशा उस मेल को ही मारते हैं जो ब्रीडिंग प्रोसेस को स्लो कर रहा होता है और वो बहुत बड़ी ट्रॉफी बन चुका होता है और उसकी एक वैल्यू खत्म हो चुकी होती है कि उसने आने वाले चंद महीनों में मर जाना है। और जब वो हंट कर लिया जाता है तो उसका जो भी रेवेन्यू होता है वो उस कम्युनिटी के ऊपर उसको खर्च किया जाता है उस लोकल इलाके की डेवलपमेंट के लिए, और बाकी जो बच गई वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि हमारा नंबर 1 एजेंडा होता है कि सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ को बचाना है। अच्छा सर, आई थिंक ये बहुत मजे की है कि जो ऑडियंस को भी सुनने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब हंटिंग टूरिज्म की बात जाती है तो इसको टैबू समझा जाता है। ये एक ऐसी, इसको एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। मगर जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो ट्रॉफी भी सेलेक्ट की जाती है उसके लिए भी प्रॉपर एक डिपार्टमेंट आपको बताता है कि ये आपकी ये एनिमल आप हंट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करती है और आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट भी करती है। आई थिंक हंटिंग टूरिज्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। सर बाय द वे, हंटिंग टूरिज्म की बात की जाती है तो हंटर्स के लिए, अगर इंटरनेशनल हंटर्स पाकिस्तान जब आते हैं, ये लोकल हंटर्स, तो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और वो कौन कौन से रीजन्स के अंदर है। देखिए जी, पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत रिच कंट्री है और बहुत सारी ओपनिंग्स हैं फॉरेनर्स के लिए, जिसमें सबसे नंबर 1 आपने सुना होगा मारखोर। मारखोर है, ब्लू शीप है, हमारे नॉर्दर्न एरिया में हिमालयन आइबैक्स हैं जिनके परमिट इशू होते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, फिर उसके बाद प्रोविंस जो है वो आगे वो परमिट इशू करते हैं। उसके अलावा पंजाब में पंजाब उड़ियाल है, और सिंध में सिंध आइबैक्स है, और बलूचिस्तान घड़ियाल है।
और ये काफी काफी सारी स्पीशीज हैं हमारे पास जो कि हम फॉरेनर्स को ऑफर करते हैं लीगल हंटिंग के अंदर। और यहाँ पर काफी सारे आउटफिटर जो हैं वो मौजूद हैं जो कि वो डील करते हैं फॉरेनर्स के साथ, उनको लेके आते हैं एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक की सर्विस देते हैं, उनके वेपन की क्लियरेंस से लेकर उनकी ट्रॉफीज के एक्सपोर्ट करने तक, उनको शिकार करवाने तक, उनको लेके जाने तक फील्ड में, और फील्ड की जो भी तैयारियां होती हैं, उनकी अकोमोडेशन, उनकी सिक्योरिटी, वो सारा बंदोबस्त जो है वो लोकल आउटफिटर्स करते हैं। और उसके बाद उनको सेफ एंड साउंड हंट करवा के उसके बाद उनको रवाना करते हैं और बाद में उनकी ट्रॉफीज को उनके मुल्क में शिप कर दिया जाता है विद द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा सर, जब ये लाइसेंसेस की बात की जाती है तो लाइसेंसेस के प्रोसेस से इशू होता है, क्या कोई भी बंदा लाइसेंस सकता है या कोई इसका नंबर होता है कि इतने नंबर से ज्यादा इस साल में हंट नहीं किए जा सकते? ये आपका बड़ा बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये मैं इसको जरूर कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद जानवर ये मुफ्त में हैं और जितने भी मार लें। ऐसे नहीं होता। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि इसको तय करता है। इसके सेंसेस होते हैं, जानवरों को गिनती किया जाता है हर साल। उसके बाद उसमें ट्रॉफी मेल्स को एज्यूम किया जाता है कि जी इसमें कितने ट्रॉफी मेल्स हैं, और उसमें भी बहुत कम नंबर्स होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं। जिस तरह के पूरे पंजाब सॉल्ट रेंज के घड़ियाल के सिर्फ 12 परमिट हैं और कालाबाग के 4 परमिट हैं एक साल के? साल के, पूरे साल के। और सर ये एनुअल परमिट्स हैं या? अच्छा, एनुअल परमिट है, ये साल में एक दफा दिए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे मारखोर के पूरे पाकिस्तान के 12 परमिट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 4-4 परमिट डिफरेंट सूबों के हैं। तो टोटल एक सूबे में 4 मारखोर मारे जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक जगह मारखोर की पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में है। ये आपके लिए खुशी की बात होगी। इट्स रियली। और सर जब मारखोर किस तरह की चीज को किया जाता है तो वो लोकल कम्युनिटी के ऊपर ही और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के ऊपर लगा जाता है, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि एक परमिट होता है, एक परमिट का मतलब यह है कि आपने एक ही जानवर को हंट करना है? जी एक बिल्कुल ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के अंदर आप? जी वो बिल्कुल एक एक ही जानवर को आपने हंट करना और उसकी ड्यूरेशन होती है। सर जब हम पाकिस्तान के अंदर इलीगल हंटिंग भी कहीं ना कहीं हो रही होती है, तो इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम ले रही है और लीगल हंटिंग को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए जी, इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। हमने रिसेंटली ही सजाएं बढ़ाई हैं, जो कि 1 साल कैद से हम 2 साल कैद पे ले जा रहे हैं। और जो जुर्माना 10,000 था उसको हम 50,000 रुपए पे लेके जा रहे हैं। और ये काफी इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए जो भी वसाइल हमारे पास मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और लीगल हंटिंग के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस 2 किस्म के होते हैं। एक जस्ट शूटिंग लाइसेंस है जिसके ऊपर आप सिर्फ बर्ड्स सीजन में शिकार कर सकते हैं, जिसमें के तीतर है, फाख्ता है, कबूतर हैं और ये आपके खरगोश हैं, डक्स हैं। और ये जो परमिट ट्रॉफी हंटिंग वाले परमिट हैं ये स्पेशल परमिट होते हैं और ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ही होते हैं। और कुछ कुछ सूबों में लोकल्स के लिए भी कुछ परमिट अवेलेबल हैं। अच्छा, तो जब इस परमिट की प्राइसिंग की बात की जाती है तो इसकी क्या प्राइस होती है? जो बर्ड वाला परमिट है उसकी क्या होती है और ये ट्रॉफी हंटिंग वाले की क्या होती है? जो कि आम शूटिंग लाइसेंस है उसकी तो जी कोई कोई कीमत नहीं है खास, बहुत ही वो जस्ट एक 2,000 रुपीज का एक शूटिंग लाइसेंस है। वो लोकल्स के लिए है कि वो संडे वाले दिन जब हुकूमत शिकार का सीजन खोलती है, डक्स का, तीतर का, तो आपके पास वो शूटिंग लाइसेंस होना चाहिए और आप
वो खुली तहसीलों में जो हुकूमत अनाउंस करती है कि ये एरियाज खुले हैं, आप उस ओपन एरिया में उस शूटिंग लाइसेंस पे बैग लिमिट के साथ, जो कि हुकूमत ने मुकर्रर की होती है, उस बैग लिमिट के अंदर रहते हुए आप शिकार कर सकते हैं। और जो परमिट है फॉरेनर्स के लिए, वो मार्कोर का परमिट जो है वो दुनिया में महंगा तरीन है, और वो तकरीबन $100,000 का होता है। वाओ, आई थिंक इससे तो फिर काफी सारा रेवेन्यू पाकिस्तान को आता होगा। और उससे जब हम लोग बिग कैट फैमिली या ये हंटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड स्पेसिफिकली बिग कैट फैमिली, क्योंकि लॉयंस, पूmas, टाइगर्स, लेपर्ड्स, इनको पहले इंपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान में, कुछ सालों से इंपोर्ट किया जा रहा था। अब क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है? दूसरे नंबर पे क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई ऐसे इकदाम किए गए कि जिस अंदर इनकी ब्रीडिंग को इंक्रीज किया जाए? देखिए जी, हमारे पास पंजाब में इस वक्त कोई 214 वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म्स हैं, और बिग कैट्स बहुत अच्छा ब्रीड कर रही हैं पाकिस्तान में। और लायंस तो हमारे पास इस वक्त इतने हो चुके हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए कोशिशें जारी हैं कि हमें एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत मिले, तो लोकल फार्मर इसको एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि पहले हम इंपोर्ट ही करते थे। और अभी कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मद में अभी हम कुछ इस वक्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की प्रायोरिटीज में ये शामिल है। और आगे आने वाले दिनों में हम जॉइंट वेंचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्डिंग फार्म्स को जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, ताकि वो ब्रीडिंग अपनी बेहतर कर सकें। और यहाँ पर कुछ पुराने ब्रीडर्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली बिग कैट्स को ब्रीड करवा रहे हैं। वाह, आई थिंक सर ये तो बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इनकी ब्रीड ज्यादा होती है और हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक ये एक अलग, एक नई किस्म की रेवेन्यू स्ट्रीम होगी पाकिस्तान के लिए। ट्रॉफी, जब किसी भी तरह की हंटिंग की बात की जाती है इंटरनेशनली, तो बिग सेवन एक टर्म यूज होती है हंटिंग के अंदर। तो ये बिग, जी जी सर, हेलो, आपको जी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो ब्रेक। मैं जानना चाहता था, जी जी, बिग सेवन टर्म क्या है और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? बिग सेवन में जी लायन है, लेपर्ड है, बफलो है, राइनो है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, हिप्पो है। ये 7 जानवर जो हैं वो बिग सेवन में आते हैं। अच्छा, और सर पाकिस्तान के अंदर इनकी, इन बिग सेवन के अंदर जब बात की जाती है, तो कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन 7 जानवरों में से कोई चीज नहीं पाई जाती। क्रोकोडाइल हमारे पास हैं कुछ, लेकिन वो उनको ट्रॉफी क्रोकोडाइल नहीं कह सकते, वो छोटे क्रोकोडाइल हैं, और पाकिस्तान में क्रोकोडाइल को मारने की इजाजत नहीं है। ये बिग सेवन की अफ्रीका में इजाजत है, मोस्टली मुल्कों में, और उन्हीं मुल्कों में ये ज्यादा है जहां पर इनको मारने की इजाजत है। और जहां पर कंप्लीटली बैन किया गया है, जैसे कीनिया है, वहां पर वाइल्ड लाइफ का बहुत लॉस हुआ है, वहां पर वाइल्ड लाइफ बढ़ने के बजाय वाइल्ड लाइफ कम हो गई है। तो ये बेसिकली मॉडल है कि जहां पर ट्रॉफी हंटिंग होती है वहां पर वाइल्ड लाइफ बढ़ती है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएस और अफ्रीकन कंट्रीज में जहां जहां पर ये ट्रॉफी हंटिंग हो रही है, वहां पर वाइल्ड लाइफ जो है वो अभी भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है और ग्रो कर रही है। क्योंकि वो जो उससे, जिस आपने बताया कि जो रेवेन्यू आता है वो उसी वाइल्ड लाइफ की ब्रीडिंग पे, उसी की प्रोटेक्शन के ऊपर लाया जाता है। और सर एक एक और चीज़ है कि जो हम लोग जानना चाहते हैं, जब वाइल्ड लाइफ की बात की जाती है, क्योंकि अभी कोविड है, कोविड एक ऐसा ड्यूरेशन था कि जो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने फेस किया। तो जब पाकिस्तानी वाइल्ड लाइफ या जूस की या पार्क की बात की जाती है, तो कितने अफेक्ट हुए हैं ये पार्क, जूस वगैरह? तो क्या आने वाले वक्तों में जो आपकी विजिटर्स हैं उनके लिए प्राइसेस इंक्रीज होगी टिकट्स की? क्या देख रहे हैं फ्यूचर?
देखिए जी, कोविड की वजह से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का और पार्क्स वगैरह का काफी नुकसान हुआ है। और सिर्फ जस्ट एक लाहौर जू का महीने का खर्चा 1.5 करोड़ है, जो पिछले 5 महीने वो बंद रहा है, तो 7.5 करोड़ का सिर्फ लाहौर जू को नुकसान हुआ है। तो टिकटें बढ़ाने का कोई फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है अभी। जैसे हालात चल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आवाम को जो भी रिलीफ दे सकें वो दें। और उम्मीद है कि जल्द लाहौर जू की, सफारी जू की, जल्लो पार्क की और भी जो हमारे पंजाब में पार्क्स हैं, उनकी रौनकें जल्द बहाल हो जाएंगी। लोग आना शुरू हो गए हैं और प्रॉपर एसओपीज के तहत वो आ रहे हैं, और काफी लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है। और अल्लाह करे कि लोग अवेयरनेस का ख्याल रखें और एहतियात करें, तो मेरा ख्याल है कि ये जल्द अपनी पुरानी पोजीशंस पे आ जाएंगे पार्क। इंशाल्लाह। सर भाई, एक और चीज है कि जब हंटिंग टूरिज्म की बात आती है पाकिस्तान में, इसको टैबू समझा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है कि जब भी इस पे हंटिंग की बात होती है, इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। गवर्नमेंट को एक बात कर रही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि बहुत चीजें हैं जहाँ जहाँ पे आप आया कि ट्रॉफी हंटिंग या कोई भी हंटिंग जिन ममालिक में हुई, यूएस, कनाडा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ग्रो कर रही है। तो क्या अवेयरनेस के लिए कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? जी, अवेयरनेस लोगों को बताया जाता है डिफरेंट टीवी प्रोग्राम से, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया, हम उसको यूज करते हैं, लोकल कम्युनिटी को यूज करते हैं। लोकल कम्युनिटीज को हम बताते हैं कि जी इसके ये बेनिफिट्स हैं और इसका नुकसान नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। और ये जानवर इनमें से, और वो बहुत ही कम परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 12 मारखोर हंट होते हैं, जबकि हमारे पास थाउजेंड्स की तादाद में मारखोर मौजूद है। और हमने बहुत स्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम रखा हुआ है, और जो इंटरनेशनली 3-4% तक हार्वेस्ट करवा दिया जाता है, तो हम तो लेस देन 1% पे चल रहे हैं। हम तो 1% भी हंट नहीं करवा रहे हैं। तो लोकल वाइल्ड लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो मुसलसल जहां जहां ट्रॉफी हंटिंग हो रही है वहां पर वाइल्ड लाइफ इंक्रीज हो रही है। सर, पूरी दुनिया में जब हंटिंग की बात की जाती है, हंटिंग परसेंटेज क्या हो? आपने यहाँ पे बताया कि ये लेस देन 1% है। यूएस और क्या और बाकी ममालिक में इसकी परसेंट क्या है? देखिए जी, 2 से 3% तो कॉमन है। हंटिंग प्रैक्टिस जो है वो 2 से 3% कॉमन है, इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है। तो हमारे पास ये लेस देन 1% है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। ट्रॉफी हंटिंग को, इस प्रोग्राम को और वसी करने की जरूरत है। ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आगे है हमसे, और वो वहां पर इस वक्त 50 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, और 15 और नई बनने जा रही हैं। जबकि हमारे पूरे पंजाब में सिर्फ 5 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम काफी पीछे हैं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। और एक जस्ट अभी एक प्रोसेस हुई है, वो अटक में एक नई बनने जा रही है, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नजदीक है। तो उम्मीद है कि आगे जाके हम ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी बढ़ाएंगे, ट्रॉफी हंटिंग के दायराकार को भी बढ़ाएंगे, और ज्यादा बेहतर तरीके से वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हंटिंग की बात की जाती है, लोकल ब्रीडिंग की बात की जाती है, क्योंकि इन लोगों को क्या बेनिफिट होता है उन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को? गवर्नमेंट की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आती है या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है? ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको मॉनिटर हुकूमत कर रही होती है, और ये उस लोकल एरिया में जॉब्स क्रिएट करते हैं, और वहीं के लोगों को कम्युनिटी वॉचर बनाते हैं, उनको सैलरीज देते हैं। और वही लोग जो उन जानवरों को मारने में मुलविस होते हैं, वही जानवर उनकी वही लोग उन जानवरों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये मकसद है कि लोगों को उसकी इफादियत के बारे में बताना, कि ये एक बकरे की कीमत का जानवर नहीं है। आप बकरा बाजार से खरीद के उसका गोश्त खा लें, ना कि एक घड़ियाल को मारें, या ना कि एक मारखोर को जिसकी कीमत $1 लाख है, और उसका गोश्त
बकरे से अच्छा नहीं है, बदबूदार गोश्त है उसका, लेकिन लोग वो उसको बेदर्दी से मार देते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो ये लोगों को हम अवेयर करते हैं कि जी इस जानवर की बहुत वैल्यू है और इसको मत मारें, इसको बढ़ने दें, और आप इस सिस्टम में हमारे साथ आए और आप प्रोटेक्शन करें और तनख्वाह लें। तो ये बड़ा अच्छा मॉडल है और बड़ा कामयाबी से जारी है। आई थिंक ये तो एक पॉजिटिव चीज है, लोकल लोगों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं की विलेजेस के अंदर ये तो जॉब क्रिएशन हो रही है। आई थिंक इससे बेहतर और सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। फिर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब एंटरप्रेन्योर बात की जाती है, जो आजकल यूथ है वो बहुत चार्ज है और वो कोई बिजनेस करना चाहती है, तो ये जो फील्ड है वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर क्या प्राइवेट यूथ के पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो कोई बिजनेस जनरेट कर सके, कोई अपने प्राइवेट फॉर्म्स बना सके अपने ही विलेजेस के अंदर और बिल्डिंग को इंक्रीज करके उनको सेल किया जा सके? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं यूथ के लिए फील्ड के अंदर? बिल्कुल जी, बिल्कुल हैं। और यूथ को मैं कहूंगा कि वो प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं और वो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उसका इजाजतनामा हासिल करें। वो लाइसेंस इशू करते हैं, एवरी ईयर वो रिन्यू होता है, और आप डिफरेंट उसमें पैरट्स की ब्रीडिंग कर सकते हैं, आप ये क्वेल्स की कर सकते हैं, आप फेजेंट्स की कर सकते हैं, पीकॉक वगैरह की कर सकते हैं। और ये छोटे लेवल पे हैं। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो आप एनिमल्स में हॉक डियर, ब्लैक बक, चिंकारा, नील गाय, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 214 ब्रीडिंग फार्म्स जो हैं इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं और वो काफी हेल्प कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ जंगलों में खत्म होती जा रही थी वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीड करवाई है। और जब सरप्लस स्टॉक हमारे ब्रीडिंग फार्म्स में से होगा तो हम उनको दोबारा वापस रीइंट्रोड्यूस करेंगे उनके उनके नेचुरल हैबिटाट में, जहां से वो एक्सटेंट हो चुके हैं या इन डेंजर में हैं, उनको दोबारा हम वापस वहां पर छोड़ेंगे। तो यूथ के लिए बड़ी गुंजाइश है जी, यूथ इसमें आए और ये बड़ा अच्छा काम है और ब्रीडिंग करें, नेकी का काम है। आई थिंक तो बहुत एक पॉजिटिव है कि यूथ के पास इस फील्ड के अंदर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा साथ में ये एक सोशल कॉज भी है कि अगर वो ब्रीडिंग, जिस तरह आपने बताया कि एक लिमिट से ऊपर जब जाती है तो उनको, आप उनका जो एक्चुअल हैबिटेट है वहां पे उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पे जो हमारे वाइल्ड्स के अंदर, जो जंगल के अंदर जो एनिमल्स हैं, वहां पे भी वो इंक्रीज करेंगे। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि लाहौर सफारी पार्क के बारे में, कि जो लाहौर का सफारी पार्क है ये पंजाब का पहला सफारी पार्क है। इसके अंदर क्या क्या विजिटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो जब विजिट करते हैं तो क्या क्या देखने को उनको मिलता है? देखिए जी, ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और काफी बड़ा। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फैसिलिटी लाहौर के अंदर होना, ये वाहिद पार्क है जो कोई क्लोज टू 250 एकड़ इस पे ये पार्क बना हुआ है। और हमारे पास लायंस हैं इसमें, टाइगर हैं, पूमा हैं, और बच्चों के लिए प्ले लैंड है। और उसके अलावा बेशुमार जानवर हैं, नील गाय, ब्लैक बक, हॉक डियर, डक्स, एवरी के अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं, पैरट्स हैं। और ये बड़ा खूबसूरत पार्क है और इसको जरूर विजिट करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग इसको विजिट करें और देखें कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सर एक लास्ट ऑडियंस के लिए, कि जब अगर कोई इस पार्क को विजिट करता है तो इस पार्क की टिकट प्राइस क्या है? क्या ये बाकी दुनिया के सफारी पार्क की तरह है कि आप एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं और आप एक केज के अंदर होते हैं और जो लॉयंस और टाइगर्स और पूमास हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो फ्री होते हैं? जी, लायंस और टाइगर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और वो एक बस के अंदर बिठा के हम उसके अंदर आपको टूर भी करवाते हैं। आप बिल्कुल उनको करीब से आजादी के माहौल में देखते हैं कि वो 25-30 एकड़ के इनक्लोजर हैं, उसके अंदर आप अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि वो सेफ्टी का उसमें इशू आ जाता है। तो वो वहां पर एक स्पेशल बसेस रखी हुई हैं जिस बस के अंदर लोगों को बिठा के वो लायन सफारी और टाइगर सफारी करवाई जाती है।
और टिकट्स की जो आपने बात की वो इतनी कम है कि उस पे मैं समझता हूँ कि कोई कमेंट ही नहीं करना चाहिए। वो मुफ्त, अगर 20-30 रुपए की एक टिकट है तो वो आजकल के जमाने में आप समझते हैं कि वो एक कोक की बोतल की आई कीमत थिंक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। आई थिंक अगर 20-30 रुपीज में पाकिस्तान की लोगों के लिए इस तरह की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, आई थिंक इससे बढ़कर क्या चीज होगी कि आपके पास बहुत सी पॉजिटिव एक्टिविटीज करने को है, जिसके अंदर स्पेशली जो लोग लाहौर में रह रहे हैं या लाहौर को विजिट करने जाते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे ये लोग जाके विजिट करेंगे तो I think ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज नॉर्मली इंटरनेशनल बाहर के मुल्कों में देखी है या मूवीज वगैरह में देखी हुई है, तो आई थिंक अब आपको लाहौर में भी देखने को मिलेगी। आप लोग जरूर विजिट करें उसको। और सर आई थिंक बाय द वे इट वाज रियली नाइस डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन कि आपने अपने कीमती स्केड्यूल से वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। For the audience, we will be back with another podcast very soon, inshallah.